आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस साल देश की महंगाई खूब बढ़ने वाली है। अब आरबीआई खुद कह रहा है कि जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राजनीति का तापमान भी हाई है। राहुल गांधी सरकार पर पर्यावरण को लेकर हमला बोल रहे हैं और निकोबार प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हैं। सीबीएसई का ओएसएम टेंडर को लेकर अब और बड़ा खुलासा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर जेलेंस्की पुतिन को बातचीत का न्योता दे रहे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन जंग में सस्पेंस अब भी बरकरार है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। देश पर पड़ेगी महंगाई की मार, आरबीआई गवर्नर ने युद्ध और एल नीनो को बताया वजह। पर्यावरण दिवस पर राहुल का देश के युवाओं से सवाल, आपको कैसा भारत चाहिए। सीबीएसई ओएसएम टेंडर को लेकर नया खुलासा, काम से 10 करोड़ ज्यादा भुगतान क्यों। बीजेपी ने स्वीकार किया अन्नामलाई का इस्तीफा, अब चुनेंगे अपनी अलग राह। जेलेंस्की ने पुतिन को लिखा खुला पत्र, युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत का न्योता। इस साल देश में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। अब यह दावा किसी विपक्षी नेता या किसी मीडिया रिपोर्ट में नहीं किया गया है। ये चेतावनी खुद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी है। आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए महंगाई अनुमान को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है और कहा है कि वित्त वर्ष 2027 में महंगाई दर करीब 5.1% तक पहुंच सकती है। ये दर आरबीआई के तय 2 से 4% के लक्ष्य से काफी ज्यादा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्धों और सप्लाई चेन में बाधाओं की वजह से महंगाई पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि पिछले महीनों में भारतीय बास्केट में कच्चा तेल औसतन $110 प्रति बैरल के आसपास रहा है। गवर्नर ने यह भी चेतावनी दी कि इस साल एल नीनो का मजबूत असर देखने के लिए मिल सकता है, जिससे बारिश कम हो सकती है और कृषि उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। इसका सीधा असर खाद्य महंगाई और ग्रामीण मांग पर पड़ेगा। राहुल गांधी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में राहुल गांधी ने देश के युवाओं से सवाल पूछा कि वो भविष्य में कैसा भारत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या युवा ऐसा भारत चाहते हैं जहां पर रेन फॉरेस्ट को खत्म कर दिया जाए, कोरल रीफ नक्शे से मिट जाएं, आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाए और हवा जहरीली हो जाए, या फिर ऐसा भारत जहां पर प्रकृति, पर्यावरण और आदिवासी समुदायों की रक्षा की जाए। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस समय ग्रेट निकोबार आइलैंड को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने दावा किया कि वहां करोड़ों पेड़, प्राचीन कोरल रीफ और अनमोल वर्षा वनों को नष्ट किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ये सब एक बड़े कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी उद्योगपति का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत का सवाल है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएं और सरकार पर दबाव बनाएं। अपने संदेश में उन्होंने #GreenOverGreed हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लोगों से एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने की भी अपील की। वित्त मंत्रालय द्वारा जिस निकोबार बंदरगाह प्रोजेक्ट को रणनीतिक रूप से अधूरा बताया गया था, उसे रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक परियोजना घोषित कर दिया है। दरअसल वित्त मंत्रालय की एक संस्था पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी पीआईबी ने अगस्त 2024 में इस प्रोजेक्ट पर कुछ आपत्तियां जताई थी। पीआईबी का कहना था कि इस प्रस्तावित बंदरगाह में कोई ठोस रणनीतिक उद्देश्य नजर नहीं आ रहा। इसके बाद उन्होंने जहाज रानी मंत्रालय को अपने प्रस्ताव में बदलाव करने और रणनीतिक उद्देश्य जोड़ने की सलाह दी थी, मगर अब इसे ठीक 1 साल बाद इस पूरे मामले ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। देश के रक्षा मंत्रालय ने इस बंदरगाह प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर एक रणनीतिक परियोजना के रूप में अधिसूचित कर दिया। द हिंदू की खबर के मुताबिक मार्च 2026 में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के रिकॉर्ड से इस बड़े फैसले का खुलासा हुआ है। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की डिजिटल जांच के लिए जारी टेंडर और बाद में दिए गए वर्क ऑर्डर की रकम में बहुत बड़ा अंतर सामने आया है। दस्तावेजों के मुताबिक शुरुआती 2 टेंडरों में इस काम की अनुमानित लागत 28 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन बाद में वर्क ऑर्डर जारी होने तक ये राशि बढ़कर 38 करोड़ 46 लाख रुपए पहुंच गई। यानी काम की मात्रा लगभग समान रहने के बावजूद भी लागत में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मामले में एक और अहम तथ्य ये है कि वास्तव में जितनी उत्तर पुस्तिकाएं स्कैन की गई, उनके आधार पर संभावित भुगतान करीब 25 करोड़ 39 लाख रुपए ही बनता है। ये रकम वर्ड ऑर्डर में दर्ज की गई लगभग 13 करोड़ रुपए से कम है। इसी वजह से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 2 टेंडर सफल नहीं हो सके थे। इसके बाद तीसरे टेंडर में स्कैनिंग से जुड़ी कुछ तकनीकी शर्तों में ढील दी गई, जिसके बाद कोएम्ट एडुटेक को ठेका दिया गया।
हालांकि सीबीएसई का कहना है कि अभी तक कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया गया है और अंतिम भुगतान वास्तविक कार्य के आधार पर ही किया जाएगा। इस बीच पूरे मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है। बीजेपी ने तमिलनाडु पार्टी इकाई के अध्यक्ष अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कई दिनों से उनके बीजेपी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी और अब उनके इस्तीफे के साथ उन चर्चाओं पर मोहर लग गई। इसके साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई का बीजेपी के साथ लंबा राजनीतिक सफर फिलहाल समाप्त हो गया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व आखिरी समय तक अन्नामलाई को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े रहे। इस्तीफे से पहले अन्नामलाई ने दिल्ली में कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। इन बैठकों में तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति और पार्टी के भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसी दौरान अन्नामलाई ने वरिष्ठ नेताओं को अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी भी दी। पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद अन्नामलाई ने बताया कि वो अब अपना राजनीतिक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। मोहन भागवत बोले, भारत बनेगा विश्व गुरु पर तैयारी अभी अधूरी है। पानी की कमी पर बयान देकर बुरी घिरी रेखा गुप्ता। अमेरिका से भारत आ रहे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक जेलेंस्की ने पुतिन को आमने सामने बातचीत का दिया न्योता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के पास दुनिया की हर मुश्किल का हल है, लेकिन अधूरी तैयारी हमें विश्व गुरु बनने से रोक रही है। भागवत ने साफ कहा कि अब भारत का समय आ चुका है, मगर समय का फायदा उठाने के लिए हमें खुद को मजबूत करना होगा। आज दुनिया भर में कई तरह के युद्ध और संकट चल रहे हैं। इन झगड़ों का असर उन देशों पर भी पड़ रहा है जो इसमें शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से हमारे देश में तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। असल में आज की दुनिया सिर्फ उसी की बात सुनती है जिसके पास ताकत होती है। इसलिए हमें अपने देश को हर मामले में बहुत शक्तिशाली और समृद्ध बनाना होगा। सच को भी लोग तभी मानते हैं जब उसे कहने वाला कोई ताकतवर इंसान हो। कमजोर देश को आज भी दुनिया में अपनी बात मनवाने के लिए झुकना पड़ता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर पूरी तरह घिर गई हैं। दिल्ली में पानी की कमी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भीषण गर्मी के दौरान सप्लाई होने वाले पानी का कुछ हिस्सा भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए पानी की कमी हो रही है। सीएम के इस बयान पर पूरा विपक्ष हमलावर है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर उनका वीडियो साझा करते हुए दिल्ली के जल संकट को लेकर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि दिल्ली पानी के संकट से जूझ रही है और मुख्यमंत्री के ऐसे बयान चिंता बढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सरकार की सोच इसी बयान से समझी जा सकती है। ये पहली बार नहीं है जब रेखा गुप्ता अपने किसी बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई हैं। इससे पहले भी AQI और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े उनके बयानों पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है। अब पानी को लेकर दिया गया उनका ये बयान राजनीतिक बहस का नया मुद्दा बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके अमेरिका छोड़कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि वो अपनी किस्मत को संविधान के भरोसे छोड़कर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने समर्थकों से आगामी 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटने की अपील की थी। दीपके बोस्टन से अब पढ़ाई पूरी कर वापस लौट रहे हैं और उनके इस प्रदर्शन का मकसद नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। जेलेंस्की ने रूस के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन को खुला पत्र लिखा है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए पुतिन को आमने सामने बातचीत का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच सीधी बातचीत ही इस युद्ध को समाप्त करने का सबसे प्रभावी रास्ता हो सकता है। जेलेंस्की ने अपने संदेश में कहा कि वो केवल इंतजार करते रहना सही नहीं समझते और शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों के नेताओं को सीधे संवाद करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित बैठक से पहले पूर्ण युद्ध विराम लागू करने की भी अपील की। हालांकि रूस की ओर से इस मांग को पहले ही खारिज किया जा चुका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने संदेश में पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद उनकी उम्र का असर दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही उन्होंने पुतिन को व्यक्तिगत मुलाकात का निमंत्रण भी दिया और कहा कि दोनों नेताओं के बीच सीधा संवाद युद्ध समाप्त करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत की तरक्की की तारीफ करते हुए कहा कि भारत पर दबाव बनाने की पश्चिमी देशों की हर कोशिश नाकाम होगी। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पुतिन ने साफ कहा कि भारत की ये शानदार तरक्की अचानक या हवा में नहीं आई है। ये पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व और भारत सरकार की कड़ी मेहनत का नतीजा है।
रूस को पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में दोनों देशों का व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। पुतिन ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सराहते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने देश का फायदा देखता है। पुतिन से जब पत्रकार ने पूछा कि कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका के साथ भारत की नजदीकियों की वजह से रूस के साथ तनाव बढ़ गया है, इस पर पुतिन ने कहा कि आपकी ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें इस बात की खुशी है कि भारत उन सभी देशों के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है जो उसके लिए जरूरी है। भारत एक महान देश है। पुतिन ने कहा कि हालांकि कुछ पश्चिमी देश लगातार भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पीएम मोदी और भारत पर ऐसा कोई भी दबाव काम नहीं करेगा। भारत एक बेहद सच्चा और हर मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाला भरोसेमंद साथी है। इसलिए रूस अपनी इस पुरानी और पक्की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर से होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.